केस में से बच्चा क्यों निकाल लेते? ये सवाल भी बहुत वैलिड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पर। मुझे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जहांज़ेब अब्बासी साहब। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब से सुप्रीम कोर्ट की चीफ़ जस्टिस बने हैं, काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनको रोज़ाना की बेसिस पर। दो अहम तरीन मामलात इस वक्त आपके सामने रखेंगे। एक, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक केस सुनते हुए केस के दौरान कुछ अहकामात जारी किए। तो कितना दायरा इख्तियार होता है चीफ़ जस्टिस के पास किसी एक केस सुनते हुए किसी दूसरे केस के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर लेना या किसी दूसरे केस के मुतालिक अहकामात जारी कर देना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब ने आज एक असला लाइसेंस केस के अंदर, ज़मानत का केस था, उसके अंदर पूरे मुल्क के जितने भी असला लाइसेंस जारी किए गए उन सब की तफसीलात तलब कर ली हैं चीफ़ सेक्रेटरीज़ को और जितने भी वकला सरकारी आईजीज़ वगैरह सबसे वो रिपोर्ट्स वह तलब कर ली और शदीद तनकीद का निशाना बनाया क्लाशनकोव कल्चर के ऊपर और कहा है कि क्लाशनकोव लेके लोगों को डराते धमकाते हैं, रौब दिखाते हैं, अगर इतना डर है तो घर में बैठे। ज़मानत के केस में वो चले गए हैं इस मामले के ऊपर जी पूरे मुल्क के अंदर कितने लाइसेंस कब कब जारी हुए, तमाम तर तफसीलात तलब कर लिए। केस में से बच्चा क्यों निकाल लेते? ये सवाल भी बहुत वैलिड है। इस पे भी जुडिशरी में बहुत ज़्यादा डिबेट्स हर दौर में होती रही। मिसाल के तौर पे पहले ये कॉन्सेप्ट था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो अकेला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये कॉन्सेप्ट तवील वक्त तक चलता रहा। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से सो मोटो बहुत बेजा इस्तेमाल हुआ, गुलजार अहमद ने इस्तेमाल किया, साकिब निसार करते रहे, उमर अता बंदयाल साहब करते रहे। और फिर जुडिशरी के अंदर भी ये बात होती थी कि ये इख्तियार जो है वो फ़र्द वाहिद के पास नहीं होना चाहिए, जो कि अब नहीं है। अब नहीं है। मैं पूरा बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद पीडीएम ने पार्लियामेंट के ज़रिए एक कानून बनाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, और उसके बाद फिर ये असूल तय हुआ कि जो 184(3) का जो असूल है ये फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस नहीं करेगा बल्कि 3 रुकनी कमेटी करेगी। तो अब जब ये इस प्रोसीडिंग का रिटन ऑर्डर आएगा तो हमें इसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में कायम बेंच ने ज़मानत के केस में ये जो तफसीलात मांगी हैं इसकी क्या रीज़निंग है, क्या वजूहात हैं, क्या उन्होंने अगर सो मोटो लिया है तो क्या उसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कोई इजलास हुआ, कोई प्रोसीडिंग हुई, और अगर नहीं हुई तो फिर ये सो मोटो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अब उस कानून का इतलाक़, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को दुरुस्त करार दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि पार्लियामेंट हमें रेगुलेट कर सकती है। सो मोटो तो हम अपने लिए कह रहे हैं ना, क्योंकि काजी साहब ने एक नया केस खोलने से पहले, एक नए केस की तहकीकात शुरू करने से पहले ज़ाहिर है कमेटी से मशवरा नहीं किया। अगर कमेटी से मशवरा किया जाता जो बेंचेस बनाती है तो ज़ाहिर है उनसे मुशावरत के बाद फिर फ़ैसला सामने आता। हम भी रिपोर्ट करते कि ये कमेटी ने इस केस को फ़िक्स करने की जो है वो मंजूरी दी है। काजी साहब ने एक केस के अंदर जिसमें 3 रुकनी बेंच था उसकी सरबराही कर रहे थे और अकेले ये फ़ैसला किया। मैं इसलिए इसको सो मोटो का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। ऑफिशियली सो मोटो तो वो अकेले नहीं ले सकते, लेकिन ये सो मोटो कहाँ स्टैंड करता है जो उन्होंने इस केस में लिया है तमाम तफसीलात तलब करके? इसको आप किस नज़र से देखते हैं, ठीक है या गलत है? देखिए, क्योंकि इसके बारे में कोई पटिशन नहीं आई। हमेशा काजी साहब ये कहते हैं कि जी अच्छा ये आपका अगर मामला है तो ये केस और चल रहा है, आप दूसरी केस के लिए अलग से पटिशन दायर करें, हम उसको देख लेते हैं, जबकि ख़ुद ही वो तज़ाद पैदा कर देते हैं अपने फ़ैसलों में, अपनी प्रोसीडिंग के दरमियान और किस्म के ऑर्डर्स जारी करके। जब इसका डिटेल रीजनिंग आएगी या जजमेंट आएगा और अगर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये लिखेगी कि हमने 184(3) के तहत ये इंफॉर्मेशन मांगी है और उसके लिए हमने ये पैरामीटर्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की रोशनी में हमने टैप किए थे पहले, भरी कोर्ट में उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं, फिर 184(3) कहाँ से आया इसमें? रिटर्न ऑर्डर जब आएगा चीज़ें वाज़ेह होंगी। और अगर सिर्फ सिंपली बेल के केस में अगर यही इंफॉर्मेशन मांगी गई है तो फिर ये क्वेश्चन उठेगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये जो इंफॉर्मेशन ज़मानत के केस में मांगी है ये किस असूल के तहत मांगी है, फिर ये सो मोटो सुप्रीम कोर्ट कैसे ले सकती थी? ये वो चीज़ें हैं जो रिटन ऑर्डर से हमें क्लियर होंगी। अच्छा, इससे पहले भी एक मिसाल जो है वो हमारे पास मौजूद है, ताहियात नाअहली केस वाला। वो किसी एक जो है वो शख्स की ताहियात नाअहली के ख़िलाफ़ केस था और उसमें फिर
तमाम सियासी शख्सियात को इकट्ठा करके सुनने का फ़ैसला कर लिया गया। तो ये भी इसी किस्म का जैसे केस में से बच्चा निकाल लिया था, जैसे आज निकाला है, उसकी रीज़निंग थी। उसकी रीज़निंग जो है वो कोर्ट ने ख़ुद दी है और उसके ऊपर तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी ने 62(1)(f) के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो असूल तय किया उसको अप्रिशिएट किया है। इसकी रीज़निंग ये है कि ये आर्टिकल 62(1)(f) वो हथियार था जो हर दौर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता रहा है। और अगर ये इस दफ़ा अगर इस पे असूल तय ना होता तो हो सकता है इसकी जद में मज़ीद सियासतदान भी आते सर, जो बेशक इस वक्त केसेस का सामना कर रहे हैं। बेशक आपका इमरान खान की तरफ इशारा है। हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ ये अपील थी और इस अपील में इनिशिएट करने की रीज़निंग कोर्ट ने ये दी। मैं ये कह रहा हूँ रीज़निंग असल चीज़ होती है, वजूहात क्या हैं। अब जैसे बल्ले के निशान के हवाले से जो रीज़निंग आएगी उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होंगी। हो सकता है हमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 क्यों यूज़ नहीं किया। मैं वापस इधर आता हूँ इस केस पे। और 62(1)(f) वाला जो इशू है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, वो कह रही है सज़ा 5 साल है। सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का फ़ैसला है कि जो सज़ा है वो लाइफ टाइम है। तो आरोज़ कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। कहीं पे कोई 5 साला कानून का इतलाक़ करेगा और कहीं पे कोई उस अदालती फ़ैसले का इतलाक़ कर देगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये इससे इलेक्शन प्रोसेस डिले ना हो जाए या कोई अपने हक़ से महरूम ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपील में इसके ऊपर एक बड़ा बेंच बनाया, ठीक है, और एक आईनी सवाल की तशरीह के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पब्लिक नोटिस जारी किया। मफाद आमा का मामला हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी का बुनियादी हकूक़ ना छीना जाए। लेकिन हम वीडियो को सम अप करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये भी फ़ैसला था कि बल्ले का केस भी शायद मफाद आमा का मामला समझते हुए निशान वक्ती तौर पर अलॉट कर दिया जाता, इलेक्शन लड़े जाते। एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात है जिसको निशान से महरूम किया गया। अगर उसके पास निशान होता और यही कानून बुनियादी हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 17 में भी ये बात मौजूद है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसका भी ख्याल रखती तो बल्ला तहरीक इंसाफ के पास वापस होता। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है इस वक्त जो क्लेम करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़राए हैं कि 60 से 70% वोट जो हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा, जिसकी डिटेल रीज़निंग का हम इंतज़ार कर रहे हैं। शायद उसमें से हमें कोई मज़ीद सवालात के जवाबात मिल जाएँ। लेकिन ताहयात नाअहली केस में हम ये कह सकते हैं कि उसमें शायद ताकतवर शख्सियात को फ़ायदा होने वाला था, इसलिए शायद बुनियादी हकूक़ को ज़्यादा मद्देनज़र रखा गया है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। जांज़ेब अब्बासी साहब के साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।